बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम नामांकन करेंगे। सुबह 9 बजे बांद्रा कलेक्टर में ऑफिस कलेक्ट्रेट पहुंचकर करने वाले हैं नामांकन। उत्तर मध्य मुंबई सीट से प्रत्याशी हैं उज्जवल निकम। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर मध्य मुंबई से उम्मीदवार हैं और आज नामांकन करने वाले हैं उज्जवल निकम। आज नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम नामांकन करेंगे और उसके पहले जाहिर सी बात है शक्ति प्रदर्शन एक बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और फिर नामांकन करने वाले हैं उज्जवल निकम। साक्षी, तो देखिए आज नामांकन उनके द्वारा किया जाएगा। तमाम तैयारियां फिलहाल उसको लेकर कर ली गई हैं और इस बीच हेडलाइंस भी कई अखबारों में ये दी हुई है। फिलहाल मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं उज्जवल निकम और अपने सभी लंबित 29 मामलों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। इन मामलों में निकम विशेष लोक अभियोजक रहे हैं और फिलहाल आज उनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की जब आज उनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। बिल्कुल, उज्जवल निकम की बात करें तो बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम महाजन का टिकट काटा और इन्हें कैंडिडेट बनाया और उसके बाद से ही इस सीट की चर्चा काफी ज्यादा थी। आपको बता दें कि पार्टी ने इस सीट से देश के मशहूर वकील हैं उज्जवल निकम, इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और तब से ही इस सीट पर हर किसी की नजर है। अगर हम बात करें उज्जवल निकम की तो उज्जवल निकम मुंबई आतंकी हमले जैसे हाई प्रोफाइल केस में सरकारी वकील के तौर पर अदालत में अब सरकार का पक्ष रख चुके हैं। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से सांसद पूनम महाजन उनका टिकट काट दिया था और उसके बाद उज्जवल निकम को यहां से अपना उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और काफी बड़े वकील ये हैं क्योंकि कई हाई प्रोफाइल केस जिसमें सरकार का पक्ष ये रख चुके हैं। और अभी फिर से अखबारों की सुर्खियां आपको बताते हैं कि खबरें कौन कौन सी है जो अखबार में छपी हुई हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग धमाका, बैक टू बैक ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। एक शख्स की मौत, 17 लोग घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसने इस जो धमाका फिलहाल हुआ है उसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी संगठन था। किसी ने जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है, लेकिन बैक टू बैक ब्लास्ट हुए, बैक टू बैक धमाके हुए और इससे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ आग फैल गई। एक की मौत हो गई है और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके अखबार में बिल्कुल कई लोगों के घायल होने की इसमें खबर है। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी गई। इस धमाके के पीछे किसका हाथ है इसकी जांच फिलहाल अधिकारी कर रहे हैं। तो जानकारी मिली है और ये विस्फोट तब हुआ जब यहां पर कोयले से भरा हुआ एक ट्रक दुक्की जिले में एक बारूदी सुरंग से टकरा गया था, तब ये विस्फोट हुआ। और दूसरा विस्फोट हुआ रिमोट नियंत्रित डिवाइस के जरिए जब लोग घटनास्थल के पास एकत्रित हुए। तो बैक टू बैक ब्लास्ट यहां पर हुए और उसके बाद यहां हड़कंप मच गया। रचना, बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर, यूएस पुलिस की फिलिस्तीन समर्थकों पर कार्रवाई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 15 जख्मी हुए, इसमें साथ ही साथ दर्जनों छात्र भी गिरफ्तार हुए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे थे और देखिए उसके बाद किस तरह से यहां पर प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके सामने, दर्जनों छात्र गिरफ्तार किए गए, आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े गए हैं। पुलिस की फिलिस्तीन समर्थकों पर यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है, भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती और देखिए किस तरह से लोग यहां पर कैंप लगाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, 15 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एमपी टू बिहार, जेपी नड्डा की हुंकार। बिहार और मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा की हुंकार। बिहार के अररिया तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जनसभा उन्होंने की। कांग्रेस पर जमकर इस दौरान निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। जितने स्टार प्रचारक हैं वो उस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और तीसरे फेज का चुनाव जो कि 7 मई को वोटिंग होनी है और तीसरे फेज के चुनाव प्रचार प्रसार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं, चाहे खुद पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, हर कोई लगा हुआ इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार में। और ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक का फिलहाल जिम्मा संभाले हुए हैं, जेपी नड्डा यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा नजर आए। बिहार के अररिया पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला विपक्ष पर। और इसके अलावा बात अगर हम करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की विदिशा पहुंचकर भी जमकर हमलावर नजर आए जेपी नड्डा। आगे बढ़ते, बिहार के अररिया में जेपी नड्डा की जनसभा हुई और कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार में डूबे हुए उन कांग्रेसियों के साथ खड़े हो गए हैं जिनके खिलाफ आपातकाल में आवाज उठाई थी। तो एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए बिहार के अररिया में जेपी नड्डा पर। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, रायबरेली से राहुल का चुनाव लड़ना तय।
ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं राहुल गांधी, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, तो ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। रायबरेली में और अमेठी में दोनों ही जगह आज नामांकन का अंतिम दिन, और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अमेठी से तो नहीं बल्कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन की जो तारीख है वो 3 मई यानी कि फिलहाल आज वो खत्म हो रही है। ऐसी उम्मीद थी, यानी कि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अब ऐसी उम्मीद है कि गुरुवार तक यानी कि आज इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक ऐलान नहीं किया गया। केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं, ये खबरें फिलहाल मिल रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसका नाम आखिरकार सामने आता है। अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, और इसके मद्देनजर पार्टी द्वारा फिलहाल क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है वो केएल शर्मा का नाम सामने आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण। हाँ बिल्कुल, तो रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। और अमेठी और रायबरेली में आज नामांकन का आखिरी दिन है। केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको ये भी बताते चले कि भाजपा ने रायबरेली से दिनेश को चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, आज रोड शो की भी जानकारी है कि आज रोड शो भी यहां पर होगा, और कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। महिमा, केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार, और केएल शर्मा को गांधी परिवार का बहुत करीबी माना जाता है। उनका रिश्ता न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली से भी माना जाता है। रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में लंबे समय से केएल शर्मा ही कामकाज देखते हुए नजर आए थे, और केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा, और सबसे बड़ी बात कि इस बार उनको फिलहाल उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि पहले से चर्चाएं हो रही थी, हालांकि गांधी परिवार से ही कोई सदस्य होगा ये भी चर्चाएं थी, लेकिन नाम इस रेस में कह सकते हैं कि केएल शर्मा भी लगातार आगे चल रहे थे, और फिलहाल उनके उतरने की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी इस सीट से। और एक बार फिर से देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं कि केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जाता है। देखिए, इस बीच अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पहले से ही केंद्रीय चुनाव समिति और पार्टी के नेतृत्व से राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारने का आग्रह कर चुका है, लेकिन फिलहाल निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों ने भी पार्टी के नेतृत्व से राहुल और प्रियंका दोनों को चुनावी मैदान में उतारने का आग्रह किया है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ फैसला लेता है देखना महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बात यह कि अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट को कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल सीट है। अमेठी और रायबरेली राहुल गांधी और नेहरू परिवार की पारंपरिक क्षेत्र में भी माने जाते हैं। बिल्कुल, गांधी परिवार का गढ़ अमेठी, जहां से कांग्रेस की टिकट को लेकर अभी तक लगातार सस्पेंस है। बात रायबरेली की करें, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल फिलहाल उम्मीदवार अभी अपना तय नहीं कर पाए हैं, तो नजरें इन दोनों ही सीट पर है, क्योंकि दोनों ही सीट, दोनों बड़े चेहरे, और यही वजह है कि हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। 20 मई को यानी कि 5वें चरण में यहां पर होना है मतदान। और इस बीच हमारे साथ अवनीश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज की तारीख, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, लेकिन 2 सीट, बड़ी सीट और दोनों ही बड़े चेहरे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस यहां पर लगातार बरकरार है। अवनीश जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जानकारी यही मिल रही है कि जो आज रोड शो का भी यहां पर जिक्र हो रहा है कि आज रोड शो भी हो सकता है। और अवनीश हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। अवनीश, आज 3 तारीख नॉमिनेशन का अंतिम दिन, 2 बड़े चेहरे और दोनों ही बड़ी सीट, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट तक इन दोनों ही सीट को लेकर सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर सस्पेंस की अगर हम बात करें तो अभी भी लगातार बरकरार है, लेकिन अभी सुबह सुबह जो है कि ये खबर सामने आती है कि राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि दिनेश को जो है वहां पर जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, उनको वहां से जो है कि चुनाव लड़ने की घोषणा की है, और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस ने भी अब यहाँ पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो रायबरेली और अमेठी है, दोनों ही कांग्रेस की एक परंपरागत सीट में आती है, और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है।
तमाम कयासों के बीच में ये कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका, फिर प्रियंका के बाद जो है कि किसी और का भी नाम वहां पर चलने लगा था। लेकिन अब चीजें जो सामने निकल के जानकारी के अनुसार, सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो चीजें सामने आ रही है कि अवनीश, अगर 2019 की बात करें तो रायबरेली ऐसी सीट थी जो कांग्रेस जीत सकी थी, तो कहीं ना कहीं यही वजह है क्या राहुल गांधी रायबरेली से उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, रायबरेली से सोनिया गांधी वहां पर सांसद थी और लगातार वहां पर जो कि गढ़ रहा है रायबरेली से, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि जो कांग्रेस के जो हाईकमान है उनपे जो देर रात मीटिंगें हुई थी, उसको लेकर ये बिल्कुल ये भी साफ तौर पे एक वजह हो सकती है जिसको लेकर राहुल गांधी अब वहां पर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। के.एल. शर्मा का नाम फिलहाल चर्चाओं में सामने आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं हैं उनको टिकट देने की, और अगर कोई और नाम है तो वो कौन से नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है? अब बिल्कुल देखिए, जो के.एल. शर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो नाम की जो चर्चाएं हैं वो कल से ही जो है कि लगातार जो है कि मीडिया में है और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में भी है। लेकिन जो अमेठी और रायबरेली की जो जनता है वो गांधी परिवार के चेहरे को लगातार वहां पर डिमांड कर रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी को कांग्रेस उतारती है और अमेठी को लेकर अभी चेहरे पर मुहर नहीं लगी है, जबकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और कुछ समय बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी के साथ में नजरें लगातार तमाम खबरों पर बनी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने पर्चा भरा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलजीत और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी इस दौरान मौजूद रहे और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पर्चा उनके द्वारा भरा गया, नामांकन उनके द्वारा किया गया। वही तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वीरेंद्र सचदेव भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी है कमलजीत सहरावत, उनके द्वारा फिलहाल नामांकन किया गया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव आपको नजर आ रहे हैं और साथ साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले भव्य रोड शो करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आए। ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक बहुत ही बड़ा रोड शो किया और संबलपुर से चुके हुए प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात की हमारी सहयोगी प्रिया भी वहां पर लगातार मौजूद थी और खास बातचीत का भारत 24 से धर्मेंद्र प्रधान ने की और पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। कहा जीत पक्की है, 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया वो जरूर पूरा होगा और वो ये कहते हुए नजर आए कि ओडिशा विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है और जरूर बढ़ेगा। केंद्र सरकार पूरा सहयोग अब तक करती आई है और जीत की हैट्रिक जब प्रधानमंत्री मोदी लगाते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर उसके बाद भी विकास जरूर होगा। संबलपुर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके नामांकन के दौरान की, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन किया और उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए थे। बढ़ते खबरों में आगे और एटा में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा जब हम कहते थे राम मंदिर बनाएंगे तब सपा कहती थी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। तो देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। तब सपा कहती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। साक्षी, अगली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि सपा के गढ़ मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो यहां पर रहा, सड़क पर जनसैलाब देखने को मिला, लोगों ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और वही तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जहां पर जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया और साथ साथ में लोगों से यहां पर आशीर्वाद लिया गया। योगी आदित्यनाथ ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी की अगर बात की जाए तो मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी यहां पर का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि एक ही दिन पहले अखिलेश यादव यहां पर अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अपनी पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में जनता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे और कल ही यानी कि एक दिन बाद सपा के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए गरजते हुए। यहां पर भव्य रोड शो किया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, भाजपा के झंडे लहराते हुए नजर आए और योगी आदित्यनाथ अपनी जीत को लेकर यहां पर आश्वस्त नजर आया, साथ साथ में जनता से आशीर्वाद भी लिया। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर एटा से, जहां पर सीएम योगी पहुंचे, कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सपा को जनता जवाब देगी। योगी ने कहा फिर एक बार मोदी सरकार 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला।
उन्होंने कहा सपा सरकार में आतंकी घटनाएं होती थी, 10 साल में तेजी से विकास हुआ, तो ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी की तरफ से जब वो एटा पहुंचे था उस दौरान की गई। आगे बढ़ते सीएम योगी आदित्यनाथ की डीप फेक वीडियो मामले में आपको लगातार हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए इस पूरे मामले को लेकर आपको जानकारी देते हैं। कांग्रेस सपा पर जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं, आप सुनिए। भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे, लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। आप सब इस बात को जानते हैं, पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के डीप फेक वीडियो मामले में गिरफ्तारी हुई है। नोएडा साइबर सेल ने बरौला गांव में छापेमारी की और साइबर सेल ने मीत श्याम गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया। मीत श्याम गुप्ता के एक्स अकाउंट से वीडियो फिलहाल पोस्ट हुआ था और इसी अकाउंट को लेकर लगातार पुलिस जो एक्शन मोड में नजर आ रही थी। नोएडा साइबर सेल ने बरौला गांव में छापेमारी की और साइबर सेल ने श्याम गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आरोपी की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। सबसे बड़ी बात आजकल हम देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोगों को वर्गलाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बिल्कुल, और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। योगी का डीप फेक वीडियो बनाने का आरोपी दबोचा गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एआई तकनीकी का इस्तेमाल कर डीप फेक वीडियो बनाने के आरोपी को नोएडा एसटीएफ और साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरौला से अरेस्ट किया है। और आरोपी ने बुधवार को मुख्यमंत्री का डीप फेक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल पर अपलोड किया था। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। वीडियो पर संज्ञान लिया गया और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। तो वहीं अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि आरोपी श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। लगातार अब तीसरे फेज के इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टी जो हैं, तमाम दल जो है वो पूरी तरह से चुनावी दमखम में जुटे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीर जहां नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। पुंडरी, कलायत, शाहबाद, थानेसर, पेवा, लाडवा सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा हम विकास करेंगे
और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और लोगों का एक अटूट विश्वास के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार ने जगह जगह काम किया है, जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो सब काम को लेकर के लोगों का जो है बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं बहुत ही लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी का मैं बहुत आभारी। और देखिए, चुनावों के आगाज के साथ में नामांकन करने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बात करते हैं हाजीपुर सीट की, क्योंकि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ने अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद यहां पर भगवान का लेते हुए वो नजर आए। हाजीपुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं चिराग पासवान। और फिलहाल बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा गया। उसके बाद रोड शो उनके द्वारा निकाला गया। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, फूल बरसाते हुए लोग अपना प्यार उनके प्रति दिखाते हुए नजर आए और उनके द्वारा उसके बाद में नामांकन किया गया। और फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो 5वें चरण के मतदान को लेकर लगातार जो प्रत्याशी है वो नामांकन कर रहे हैं। बिहार में 40 सीटों की लड़ाई है, जिसमें से कुछ सीट हॉट सीट बनी हुई, जिसमें से एक सीट हाजीपुर है, जहां से खुद चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में कौन कौन से वो केसेस हैं जिनके ऊपर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना है। और वहीं दूसरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित ही मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट करेगा जमानत पर सुनवाई। तीसरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले का मामला, आरोपी अरुण पिल्लई की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की शिकायत से जुड़े मामले में मिली थी यहां पर जमानत। तो ये वो मामले जिनके ऊपर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पल पल की अपडेट इन सभी मामलों से संबंधित आप तक पहुंचाते रहेंगे। और क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा जाता है सुनवाई में, इसके ऊपर नजरें लगातार भारत 24 की बनी हुई है। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। सस्पेंस जो कि काफी लंबे समय से लगातार बना हुआ था वो खत्म होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बात अगर करें रायबरेली की, तो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। अब ये क्लियर हो चुका है। काफी कयास इसको लेकर लगाए जा रहे थे। बात अगर करें अमेठी से, तो केएल शर्मा होंगे यहां से उम्मीदवार। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, लगातार जो सस्पेंस बना हुआ था, फाइनली वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर कि राहुल गांधी जो पहले नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े अमेठी और रायबरेली से, क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन परिवार द्वारा या संगठन द्वारा प्रेशर किया गया और उसके बाद अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अमेठी केएल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो गांधी परिवार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो दोनों ही रायबरेली अमेठी को देखते थे, उसका काम देखते थे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में अवगत कराते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि रायबरेली, जो हालिया में सोनिया गांधी ने उस सीट को छोड़ दिया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे हो या पूरा जो गांधी परिवार हो, संगठन हो, वो यही चाहता था कि कोई ना कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी ने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि जाहिर तौर पर जब सारे ही नेता चुनाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा नेता होगा जो संगठन में चुनाव को, पूरी प्रक्रिया को ढंग से देखेगा। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी की तरफ से पहले ही मना हो गया था। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रायबरेली से भी अब चुनाव में उतरेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने ये चिंता व्यक्त की थी कि अगर वो दोनों ही सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रायबरेली में जब जमीनी हकीकत समझी जानी, तो ये निकल कर आया कि रायबरेली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़े। अच्छा अदिति, इन सीटों को कहा जाता है कि ये गांधी परिवार और नेहरू परिवार का गढ़ है, और ऐसे में बीजेपी ने स्मृति ईरानी और साथ साथ में दिनेश शर्मा के ऊपर भरोसा जताया। अब इन दोनों के मुकाबले में जब कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखा जाए तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है, एक्सपीरियंस के लिहाज से और जनता के विश्वास के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, रायबरेली में जाहिर तौर पे गांधी परिवार का, और अमेठी भी कह लें आप, गांधी परिवार का एक पुराना रिश्ता देखा जाता है हमेशा से। पुराने अगर पूर्वज की बात करें और आज़ादी से पहले का समय से गांधी परिवार के साथ भारतीय जो
अमेठी का और रायबरेली का रिश्ता अलग है। लेकिन आप देखें, अमेठी में स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया था राहुल गांधी को, और उसके बाद से इस बार लगातार ये सवाल था कि क्या राहुल गांधी वापस अमेठी आएंगे। और खुद स्मृति ईरानी ने वायनाड जाकर ये चुनौती दी थी कि अमेठी से हटा दिया है, वायनाड से भी हटा देंगे। ऐसी स्थिति में इसको बहुत अगर आसान भाषा में समझा जाए तो देखिए, रायबरेली में गांधी परिवार कहीं ना कहीं आसान स्थिति में खुद को मान रहा है, कंफर्टेबल स्थिति में खुद को मान रहा है, और ये मान रहा है कि रायबरेली के जो लोग हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स भी उनको यही निकल कर आ रही हैं कि रायबरेली के जो लोग हैं वो गांधी परिवार का ही नुमाइंदा चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक सेफ साइड ली और रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सवाल दो थे। पहला, विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठना कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठना कि क्या हार का डर है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठना कि कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता ने जो इतने सालों कांग्रेस परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए जो कुछ किया वो सब खत्म हो गया। तो राहुल गांधी ने इस प्रेशर में, परिवार और संगठन के प्रेशर में आके ये फैसला लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली से, क्योंकि सोनिया गांधी ने हाल ही में छोड़ा। अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए कई बार ये सवाल उठा कि एक जगह से प्रियंका गांधी और एक जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी साफ मना कर चुकी थी कि वो संगठन की तरफ से चुनाव प्रचार में और मैनेजमेंट में लगना चाहती थी। तो अब ये सवाल उठता है कि जो केएल शर्मा, जो लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखते थे और राहुल गांधी परिवार के करीबी हैं, उनको चुनाव में उतारा गया। बिल्कुल अदिति, काफी लंबे समय से सस्पेंस यहां पर था, फाइनली एंड मोमेंट पर आकर वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।